हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्या क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और इसके आगे की वीडियो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके सारे के सारे जो चैप्टर के वीडियोज़ हैं वो पार्ट वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग भाई ये पहली क्लास है और ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है 1 होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या यूनिट 1, जो कि क्या है यूनिट 1 हमारी क्या है भाई, बात करें क्या यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 जो हमारी है क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो आपकी यूनिट 1 है वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इसका जो हिंदी में मतलब क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी होता है। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी होता है। देखिए इस चैप्टर में अगर हम बात करें इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं जिनका हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, स्टडी करना है जिनके बारे में। ठीक है, तो जो आपका पहला चैप्टर है कौन सा चैप्टर, जो आपका 1 है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है हमारा पहला चैप्टर है किसका, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर 2 की तो वो क्या है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई सेकंड चैप्टर है। तो यूनिट 1 के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आपका चैप्टर 1 आता है और चैप्टर 2 आता है। तो आप इतना समझ गए कि भाई हमको इस यूनिट 1 के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर को स्टडी करना है। तो आपका चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है और बहुत ही आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बात मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग समझते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्लियर हुआ, चलिए तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कोई डाउट? अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये समझिए। देखिए स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब देखिए यहां पर क्या है, स्थिर का मतलब क्या है रुका हुआ। ठीक है, और यहां पर वैद्युतिकी का मतलब क्या है आपका आवेश। कोई डाउट? तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का सेंस ये है कि इस चैप्टर में जो यूनिट 1 है आपकी, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर आपके आते हैं। कौन सा? पहला आपका ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इन 2 चैप्टर में अगर हम जहां पर भी आवेश की बात की जाएगी वहां पर हम आवेश को क्या मानेंगे, रुका हुआ मानेंगे। मतलब आवेश क्या है, गति अवस्था में नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, एक
आवेश क्या होगा, रुका हुआ आवेश होगा। ठीक है, इन दो चैप्टर में हम क्या बात करेंगे कि आवेश को का स्थिर रूप में, ठीक है, कि वो गति नहीं करेगा। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद आपका आता है जो वैद्युत धारा चैप्टर, उसमें क्या होता है, आवेश स्थिर नहीं रहता है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं आवेश के बारे में, क्योंकि देखिए जो हमारा चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत आवेश, फिर उसके बाद क्षेत्र के बाद में जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले भाई हम लोग समझेंगे क्या, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, वैद्युत आवेश, तो देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। आपने एक चीज सुनी होगी क्या, कि जो आवेश होता है क्या, देखिए आवेश का सबसे पहले हम लोग मोटा मोटा मतलब समझते हैं क्या, कि आवेश को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मास है आपका, तो अगर हम पूछें कि द्रव्यमान किससे मिलकर के बना है, तो आप क्या उसका जवाब देंगे, इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, हमें क्या पता भाई द्रव्यमान किससे मिलकर बना है, कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या होता है, आवेश होता है। आवेश के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि भाई आवेश किससे मिलकर के बना है, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक, कि आवेश किससे मिलकर बना है। ठीक, तो ये क्या करता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक, इसकी जो प्रॉपर्टी, इसका जो गुण है, वो क्या होता है, जैसे द्रव्यमान होता है वैसा होता है। क्लियर हुआ इतना। तो देखिए अगर हम आवेश की डेफिनेशन को लिखना चाहें तो क्या होगा, कि देखिए आवेश क्या होता है, आवेश किसी द्रव्य का क्या वह गुण है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि क्या करता है, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या फिर वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, अनुभव करता है। चलिए देखिए यहां पर आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जो वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। क्लियर हुआ। देखिए यहां पर क्या कहने का मतलब है कि जो चार्ज है, आवेश है, वो किसी भी द्रव्य का या हम कोई पदार्थ कह सकते हैं का वह गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक, जो क्या करता है, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, या फिर क्या करता है, उसको फील करता है, अनुभव करता है। ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। कोई डाउट। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई आवेश का जो एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि ये भाई सदिश राशि है कि अदिश राशि, अगर हम इसकी राशि की बात करें, क्या राशि, तो कौन सी राशि ये हो जाएगी भाई, ये होगी क्या, अदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या कि इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो क्या आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि I इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान होता है टी। क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। अगर हम क्यू निकालना चाहें, क्या क्यू निकालना चाहें, आवेश को अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि जो आई है इसका मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है।
अगर हम समय के मात्रक की बात करें, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो अगर हम बात करें क्यू का एक मात्रक और निकल कर यहाँ पर आ गया, क्या क्यू का एक मात्रक और निकल कर आ गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये भी एक इसका क्या है, मात्रक है। अब देखिए अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, क्या, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आई का जो विमा होती है, मतलब वैद्युत धारा की विमा को क्या हम लोग लिखते हैं, उसको लिखेंगे हम किससे, ए से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना टी है, समय, समय को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। तो अगर हम इसके फाइनल फार्मूला की बात करें तो क्या निकल कर आ जाएगा, A1 T1। हम क्या इसको A1 T1 कर सकते हैं, या फिर हम क्या AT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आप इसका विमीय सूत्र इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हम क्यों का दूसरा मात्रक निकालें तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपका आवेश है, चार्ज है, ये कौन सी राशि है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपको बताना है क्या, स्केलर राशि, क्वांटिटी है। कोई डाउट, क्लियर हुआ ना। अब देखिए, अब हम लोग भाई बात करते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने टाइप के होते हैं। चलिए अब हम लोग वो समझते हैं। ठीक, आवेश के प्रकार। तो देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा होगा कि जो आवेश होते हैं भाई वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, पहला अगर हम बात करें तो क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक, और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या होता है भाई, ऋण आवेश। कोई डाउट। अब देखिए इसमें अब आपको क्या समझना है कि भाई अब हम लोग समझते हैं क्या कि धन आवेश आखिर कब उत्पन्न होता है, ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए अगर कोई परमाणु है, क्या कोई परमाणु है या कोई भी तत्व है, ठीक, तो अगर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जरा सा बारीकी समझने का आप प्रयास करिएगा। ये मान लीजिए क्या है, किसी भी परमाणु का क्या है, नाभिक है। ठीक है, और ये उसकी क्या है, बाह्यतम कोश है, मतलब बाह्य कक्षा है। तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन आपका पाया जाता है, और आपका पाया जाता है न्यूट्रॉन पाया जाता है। और यहीं पर क्या होते हैं, इस सेल्स में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें क्या होता है, निगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन है, तो यहाँ पर देखिए जो धनावेश होता है वो क्या होता है, उसमें कौन होता है, प्रोटॉन आते हैं उसके अंतर्गत। और जो आपके ऋणावेश में होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, भाई बताया मैंने कि वो न्यूट्रल अवस्था में क्या होते हैं, उस बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए, अब यहां पर समझिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन होते हैं भाई अपने, प्रोटॉन। ठीक, और यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई डाउट इतने में। अब देखिए इसके अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है आपका निगेटिव चार्ज। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी बॉडी है, अगर उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है, अगर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जितनी है उतनी ही उसमें क्या हो जाएगी भाई, उतना ही उसमें ऋण आवेश होगा। क्या हो जाएगा, उतना ही उसमें ऋण आवेश होगा। और जितनी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश होगा। जैसे मान लीजिए क्या है,
आप जरा समझना, जैसे मान लीजिए क्या है आपका सोडियम है, क्या है सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है। 11 इसका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने तो क्या हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम Cl को देखें क्लोरीन को, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 और हो जाएगा 7। कोई डाउट? इसके बाद देखिए ये Na क्या करता है, सोडियम क्या करता है भाई, इसको क्या करना अपना अष्टक पूरा करना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा आइए, तो ये क्या करता है भाई अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इससे ले करके भाई एक देना ज्यादा पसंद करता है। ये क्या करता है भाई एक दे देता है, ठीक। तो ये क्या है भाई ये धनी है ना, तो ये क्या किया एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इस पर क्या आ जाएगा एक धनावेश आ जाएगा। कोई डाउट? उसके बाद ये क्या करता क्लोरीन इससे एक ले लेता है और इसका क्या अष्टक पूरा हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है एक इसने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा ऋणी हो जाएगा भाई। अब इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है अधिकता है, ये क्या कर रहा है दे रहा है ना, धनी है, तो ये क्या करता है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आवेश धनावेश और ऋणावेश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? यहाँ धनावेश में क्या आते हैं आपके प्रोटॉन्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं ऋणावेश में। कोई दिक्कत आपको? अब देखिए अब उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि भाई आवेशन क्या होता है, भाई चार्जिंग क्या होती है। कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, तो उस बॉडी की मदद से हम दूसरी बॉडी को किन किन विधियों से चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं आवेशन क्या होता है। ठीक है, चार्जिंग क्या होती है आवेशन। ठीक, तो देखिए इससे पहले मैं इस हेडिंग को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। इसके अभी मैं इस लेक्चर के बाद आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा क्या कि आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक, तो उसमें भी मैं इसको डिस्कशन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आवेश को क्या कर सकते हैं ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोग जरा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आवेश के गुणधर्म में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए जो कंजर्वेशन चार्ज का मतलब होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर एक बॉडी आपके पास है, मान लीजिए कोई भी है, और एक बॉडी आपकी ये है। ठीक है, इस पर क्या है ये क्या है न्यूट्रल अवस्था में। ठीक है, क्या है न्यूट्रल अवस्था में, न्यूट्रल है। ठीक है, और इसमें क्या है भाई धनावेश है और ऋणावेश भी है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके आवेश को मैं कहूँ कि आप नष्ट कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें किन्हीं विधियों द्वारा, कई भाई इसके बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं कि अगर हम जो आपके आवेश होते हैं उनको दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं इन आवेशों को क्या कर सकते हैं दूसरी बॉडी में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि हम इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही जनरेट नहीं कर सकते, और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि हम इसको कर क्या सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आवेश संरक्षण का जो नियम है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए क्या करूं कि मैं इसमें से अगर इस बॉडी से मैं इसमें क्या कर सकता हूँ आवेशों को अगर ट्रांसफर कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको क्या किया आवेशों को इसके क्या कर दिया भाई इस पर अगर हम ट्रांसफर करेंगे, तो मान लीजिए अगर हम इसके पास लेकर आए तो इसमें मान लीजिए क्या आ गया भाई ऋणावेश आ गया। क्या आ गया ऋणावेश। तो जितना इस पर ऋणावेश आएगा, क्योंकि देखिए आवेश की मात्रा क्या होगी हमेशा समान रहेगी, जितना इस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर क्या आ जाएगा धनावेश आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इस पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग समझिए जरा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने ऋणावेश है 4 ऋणावेश हैं, तो अगर वैसा ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 4 ऋणावेश हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मान लीजिए क्या तो 2 यहाँ पर ऋणावेश निकल गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जितने मतलब इस इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे
उतना ही इधर क्या हो जाएगी भाई, जो धनावेश है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई ट्रांसफर करेंगे, उतना ही इधर क्या हो जाएगा धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी एक, जब अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाते तब तक चलेगा। कोई डाउट आपको, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या आवेशन क्या होता है, चार्जिंग क्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया यही कि आप ये इसी फिगर समझ सकते हैं आवेशन क्या होता है। किसी भी मतलब किसी एक बॉडी से आवेश को क्या करना, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, आपका आवेशन कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक बॉडी आपकी क्या है न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी में क्या है आवेश है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए ये आपकी क्या है एक आवेशित वस्तु है, ठीक है, और ये क्या है अनावेशित वस्तु है। ठीक है, न्यूट्रल है और ये क्या है इसमें चार्ज भी है। तो क्या करें, अगर हम ऐसा कुछ करें कि जिससे इस आवेशित वस्तु के कारण आपकी दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी है मतलब अनावेशित वस्तु है वो भी क्या हो जाए आवेशित हो जाए इसके माध्यम से। ठीक, तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है आवेशन कहलाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कितनी विधियां होती हैं, उन विधियों को भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक, तो इसकी 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि क्या है वो समझते हैं हम लोग, आवेशन की विधियां। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपकी विधि होती है वो क्या होती है, पहली विधि घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा जो आवेशन की पहली विधि होती है वो क्या होती है भाई घर्षण द्वारा होता है आवेशन। देखिए पहली विधि क्या है हमारी घर्षण मतलब बाई फ्रिक्शन द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है घर्षण मतलब क्या, अब आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं भाई घर्षण का मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तभी घर्षण क्या होगा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए घर्षण द्वारा कैसे होता है, आप मान लीजिए क्या है कि आपके पास दो बलून है, क्या है दो बलून है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इन बलून को आपस में पकड़ कर रगड़ेंगे, क्या करेंगे रगड़ेंगे। जब इनके मध्य क्या होगा, जब घर्षण उत्पन्न होगा तो क्या होंगे एक वस्तु से क्या हो जाएंगे दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु में क्या आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी, कंघी को बाल में रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये भी देखे होंगे कि अगर बलून को क्या करते हैं आप सर पर रगड़ करके किसी दरवाजे या फिर किसी भी वॉल में चिपका देते हैं तो वो बहुत देर तक चिपके रहते हैं। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है वहां पर, इसी क्या आवेश का लग रहा है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है भाई चार्ज उत्पन्न हो जाता है जब आप क्या करते हैं उनको बालों में रगड़ते हैं। अगर यहीं पर क्या हुआ भाई इससे क्या हो जाएंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जितना ऋण आवेश होगा उस पर क्या हो जाएगा ट्रांसफर होने लगेगा। और जब दोनों पर क्या हो जाएगा बराबर आवेश हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा इस बॉडी में भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी एक कोई कांच की रॉड है, ठीक है, कांच की रॉड है, अगर इसमें क्या करते हैं आप भाई रेशम का कपड़ा रगड़ते हैं, क्या रेशम कपड़ा रगड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अगर मान लीजिए कोई रेशम का कपड़ा है, अगर आप उसको क्या करते हैं इस कांच की रॉड पर क्या करते हैं भाई रगड़ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कांच की रॉड में जैसे ही आप रगड़ेंगे घर्षण विधि द्वारा क्या हो जाएगा इस पर भाई आवेश क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा आदान प्रदान हो जाएगा किस पर, इस रेशम के कपड़े पर। ठीक है, और ये क्या है आपकी कांच की रॉड है, कांच की रॉड, इस पर क्या हो जाएगा इस पर इससे क्या हो जाएंगे इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या विधि, जो ये विधि क्या कहलाती है आपकी घर्षण विधि कहलाती है, घर्षण द्वारा। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक, तो देखिए अगर आपको लिखना पड़ जाए तब आप लिखेंगे कैसे वो समझिए आप लोग। इसमें आपको कैसे लिखना है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है दो बॉडी हैं, ठीक, एक क्या है भाई आवेशित है और दूसरी अनावेशित है। तो अगर हम उनको क्या करते हैं आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं रगड़ते हैं, या मान लीजिए कोई भी दो बॉडी हैं अगर हम उनको क्या करते हैं आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। और यह विधि हमारी क्या कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक, कोई डाउट आपको? अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो भाई अब मैंने यहाँ पर बताया कि ये रेशम का कपड़ा है आपका और कांच की रॉड है, तो आप जरा ये सोचिए
कि अगर हम कांच की राड पर इस रेशम के कपड़े को रगड़ रहे हैं तो किस पर धनावेश उत्पन्न होगा और किस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। यहां से क्या हुए भाई, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकले ना, तो निकले। अगर इससे क्या हो रहे हैं, कांच की राड से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और इस पर जा किस पर रहे हैं, रेशम की जो आपका क्या है, रेशम का जो कपड़ा है इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है भाई, कांच की राड से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की होगी अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगा तो वहां पर कौन सा आवेश होगा, वहां पर होता भाई धनावेश। कौन सा आवेश होता है, धनावेश। यहां पर क्या हो जाएगा, धनावेश इस पर हो जाएगा, धनावेश। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस पर, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा भाई, ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश। ठीक है, कोई डाउट। आई होप आप लोगों को घर्षण विधि द्वारा क्या, आवेशन की जो पहली विधि है और बाई फ्रिक्शन, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। और अब हम लोग क्या समझते हैं, दूसरी विधि समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, दूसरी विधि समझते हैं। कोई डाउट, चलिए। अब देखिए, जो हमारी दूसरी विधि है क्या, आवेशन की ये दूसरी विधि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन विधि। ठीक है, चालन विधि द्वारा क्या, आवेशन। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, बात मैं कर रहा हूं किसकी, चालन विधि द्वारा आवेशन। तो देखिए सबसे पहले कैसे, यहां पर मान लीजिए क्या है आपके पास एक ये स्टैंड है। ठीक है, जो कि क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा है, इस पर एक धातु का गोला रखा है। ठीक है, क्या रखा है, धातु का गोला रखा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसके पास क्या करते हैं, एक इसके संपर्क में क्या लाते हैं, एक रॉड लाते हैं। ठीक है, जिस पर क्या है, आवेश है। ठीक है, धनावेश ऋणावेश। ठीक है, अब इसको हम इसके पास लेकर आए और क्या करें। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आपकी चालन विधि है ये क्या होती है भाई, एक दूसरे के संपर्क में, इसमें दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, कांटेक्ट होती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श विधि भी बोलते हैं। क्या, स्पर्श विधि भी, क्योंकि दो वस्तुओं का क्या होता है, आपस में कांटेक्ट होता है। किस विधि में, चालन विधि में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसके पास इसको लेकर के आए, इस रॉड को अगर हम क्या किए, इसके पास हम लेकर के आए, तो क्या हो जाएगा, आप जरा गौर समझिए। जब हम क्या करते हैं, एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के पास लेकर के आते हैं, तो जो संपूर्ण धनावेश जो होता है, क्या होता है, इसके चारों ओर भाई क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस बॉडी के चारों ओर क्या हो जाता है, आवेश फैल जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब आप कहेंगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये जो धनावेश है ये इसके चारों ओर ही क्यों फैला, अंदर क्यों नहीं गया। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, वो क्या है कि मान लीजिए क्या है भाई, आपका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, किसी एटम का, और ये क्या है, ये है उसकी बाह्यतम सेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। अभी अभी मैंने आपको बताया, जो आप यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है भाई, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और यहीं पर ये न्यूट्रॉन होता है भाई, ये कहता है तुम दोनों कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रल अवस्था में कहाँ, न्यूक्लियस में आराम से पड़ा रहता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि यहाँ से क्या हुआ,
जब हम इसके पास में लेकर के आए तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर के अभी मैंने आपको बताया कि आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, ठीक। अगर क्या करते हैं, दो आवेश क्या हैं पॉजिटिव, और पहला आवेश अगर पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब समान आवेश है, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, क्या, प्रतिकर्षित, ठीक है। ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर यहीं पर क्या है, जैसे दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि समान सजातीय आवेश क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे, आकर्षित, ठीक है। ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। और यहीं पर अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तब भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस बॉडी से क्या हुआ कि भाई पॉजिटिव चार्ज इस पर गया। अब जब इस पर चार्ज गया, इस पर क्या हुआ, चार्ज गया, तो क्या होगा कि भाई प्रोटॉन में पॉजिटिव, और इसके नाभिक में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो जिससे सारा का सारा आवेश क्या होगा, इस बॉडी के सरफेस पर ही रहेगा। क्लियर हुआ डाउट आपका, ठीक है। तो सारा का सारा आवेश कहाँ रहेगा, इस बॉडी के सरफेस पर रहेगा। और यहीं पर अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, वो अंदर को जाने का प्रयास, तब भी नहीं जाता। क्यों? हाँ, वो अंदर जाने का क्या करता, अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज होता तो अंदर जाता, अंदर जाने का क्या करता, प्रयास करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता। कोई डाउट आपका? ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, तो ये जो विधि है आपकी, अब आपको लिखना कैसे है, जब हम क्या करते हैं, एक वस्तु, जब एक आवेशित वस्तु को क्या कर सकते हैं हम, दूसरे वस्तु के पास ले जाते हैं, ठीक है, उसके संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, उसका संपूर्ण जो उससे क्या होता है, जो आवेश होता है उस दूसरी वस्तु के क्या होता है, बाहरी सतह पर या सरफेस पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, आपको इस विधि में क्या यही लिखना है, ठीक है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, कैसे, जैसे हमको दूसरी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, इस प्रकार से एक रॉड है, ठीक है, एक क्या है, ये रॉड है, कोई डाउट। यहाँ पर क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी क्या है, लटक रही भाई, क्या, न्यूट्रल, ठीक है, मतलब आवेश रहित, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं चार्ज इस पर नहीं है, इसमें मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तब न्यूट्रल होती है। अगर आवेशों की मात्रा, भाई ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस बॉडी में कोई भी बॉडी हो, उस पर क्या होता है, चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रल वो कब होती है, जब उसमें आवेश की मात्रा समान हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरी भी हमारी बॉडी है, ठीक है, यही न्यूट्रल बॉडी। अब क्या किया, हम इस न्यूट्रल बॉडी की साइड में क्या कर दिया भाई, एक हमने भाई धातु की छड़ रख दी, ठीक है, जिस पर क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ये क्या है, आवेशित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या एक बॉडी रख दिया जिस पर क्या धनावेश है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण जो धनावेश है उसके सरफेस पर वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसके चारों ओर क्या हो गया भाई, यहाँ पर धनावेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो गए इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब क्या होगा कि जैसे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी के बगल से इस रॉड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, अगर हम हटा देंगे तो क्या इसका आवेश समाप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके जो जितना भी आवेश इस पर गया है वो समान रूप से इस पर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ, कोई डाउट आपको? तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का आवेशन तो हुआ, हम न्यूट्रल बॉडी क्या कर दिया भाई, आवेशित कर दिया, जिसमें क्या आ गया, धनावेश आ गया। अगर हम यहीं पर इसको ऋणावेशित करना चाहते तो यहाँ पर हम क्या, निगेटिव चार्ज की कोई भी क्षण रखते, ठीक है। क्लियर हुआ, आप लोग इस विधि को समझ गए, ठीक। चलिए अब हम लोग समझते हैं तीसरी और लास्ट विधि जो हमारी, वो क्या है भाई, वो है चालन की कौन सी विधि, प्रेरण द्वारा। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या बोला, चालन की कौन सी विधि, नहीं, यहाँ पर आवेशन की जो विधि है वो कौन ही, तीसरी विधि है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक। चलिए
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे उसको। ठीक, आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा भाई, 3 डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग वो 3 डायग्राम समझ गए तो मान लीजिए विधि बहुत ही आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। ठीक, चलिए, चलिए सबसे पहला हमारा डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर सेम उसी प्रकार से मान लीजिए, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने उसमें क्या बताया आपको, जो चालन विधि होती है उसमें मैंने आपको बताया कि 2 वस्तुएं क्या करती हैं, आपस में संपर्क में आती हैं। ठीक है, उसमें कांटेक्ट होता है वस्तुओं के बीच में। इसमें भाई कोई वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, विदाउट कांटेक्ट। ठीक, तो देखिए, एक वस्तु आपकी मान लीजिए, एक बॉडी ये है आपकी क्या, ए, ठीक है, एक बॉडी क्या है आपकी ये, और दूसरी बॉडी आपकी ये है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर मान लीजिए क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब इसके संपर्क में अगर हम लाते हैं, क्या, इसके संपर्क में अगर हम लाते हैं, किसको, इस बॉडी को इसके पास ले जाते हैं, हम टच नहीं करेंगे, विदाउट कांटेक्ट। ठीक, मैंने क्या बोला, विदाउट कांटेक्ट। अगर हम इसके पास ले जाते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है, अगर हम इसके पास ले जाते हैं तो ये क्या करेगा भाई, इस वस्तु में, अब आपको पता है ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब देखिए, इसमें जितना भी धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। अब इसके पास जैसे ही ले गए हम लोग, तो ये क्या करेगा भाई, ये पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो धनात्मक आवेश होगा उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, और जो ऋणात्मक आवेश होगा उसको क्या करेगा, दूर, अपने से दूर को ठेलेगा। ठीक है, धक्का देगा। ठीक, तो अब क्या किया भाई, इसने जितना भी धनावेश था इस बॉडी के अंदर अपनी तरफ खींच लिया, खींच लिया, और जितना ऋणावेश था उसको क्या कर दिया, दूर भगा दिया। कोई डाउट? अब देखिए, इतना समझ गए आप। अब फिगर नंबर बी क्या कहता है, बी में आप समझिए, बी में क्या है कि इस बॉडी को हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इस बॉडी को हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो आपकी बॉडी ये है एक, ये, इसमें क्या हुआ, इधर आया धनावेश, इधर आया ऋणावेश। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बॉडी हम इसके पास बिल्कुल सटा कर रख देते हैं, क्या, इस प्रकार से। अब हमने क्या किया भाई, इससे एक बॉडी को और सटा दिया। ठीक है, ये बॉडी आपकी हुई ए, ये हुई आपकी बी। हमने क्या किया, एक वस्तु को लाया, इससे बिल्कुल सटा दिया। अब क्या हुआ कि जो जितने भी ऋणावेश हैं, अब इसके मध्य में क्या कर रहा है, इस निगेटिव और निगेटिव के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। इससे जितने भी निगेटिव आवेश हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो इस पर क्या आ गया भाई, निगेटिव चार्ज आ गया। क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब देखिए, जो आपकी बॉडी ए है इस पर कौन सा पूरा पूरा भाई धनावेश उत्पन्न हो गया, और जो आपकी ये बॉडी बी है इस पर क्या हो गया भाई, पूरा का पूरा ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो दोनों वस्तुएं हमारी क्या हो गई, आवेशित हो गई ना। इस एक वस्तु की वजह से दोनों वस्तुओं में क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। कोई डाउट? हो गया ना उत्पन्न आवेश। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और भी है, जैसे आप उसको भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक मान लीजिए क्या है, एक बॉडी यहाँ पर ए है। ठीक है, इस पर क्या है, अब देखिए जरा सा एक बात और आप लोग क्लियर करिए। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो बॉडी आपकी ए है और ये क्या है, बी है, इस पर धनावेश उत्पन्न करिए। क्या, धनावेश। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली वस्तु आप लेंगे, जो आवेशित वस्तु लेंगे, उस पर क्या होना चाहिए, ऋणावेश उत्पन्न होना चाहिए। क्या, ऋणावेशित वस्तु को लेंगे तो आपकी जो यहाँ पर बॉडी ए है वहाँ पर क्या, धनावेश उत्पन्न होगा। अगर यहीं पर आप पॉजिटिव ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ऋणावेश उत्पन्न हो जाए। क्यों, यहाँ आप पॉजिटिव लेंगे तो इस निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव है इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, एक ये इस प्रकार से। ठीक, अब इसके बाद देखिए, एक बॉडी आपकी ये है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया
कि यहाँ से जब जब इसको हम एक दूसरे के पास में लेकर आए तो यहाँ क्या किया भाई, जितने भी धनावेश हैं इसको क्या कर लिया भाई, अट्रैक्ट कर लिया। इधर क्या चले गए भाई, आपके ऋणावेश चले गए। ठीक है, ऋणावेश चले गए। ये हुई आपकी बॉडी बी। अब इसको क्या करें, अगर हम क्या करते हैं भाई, इस बॉडी कनेक्शन क्या कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं। कहाँ से, अर्थ से कर देते हैं। ठीक, अगर हम इसका कनेक्शन अर्थ से कर देते हैं, ठीक, कहाँ, जमीन से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके जो सारे के सारे आवेश हैं वो कहाँ चले जाएंगे भाई, डाउन टू अर्थ, जमीन में चले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गई, जो बॉडी आपकी बी है इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया भाई, धनावेश उत्पन्न हो गया। इस पूरी बॉडी में भाई धनावेश उत्पन्न हो गया। तो हम इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुई भाई, प्रेरण विधि द्वारा क्या हुआ, ये आवेशन हुआ। मैंने आपको बहुत ही सिंपल डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ अगला वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और सबको बाय बाय। ठीक, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बस वो बात मुझे बार बार ना कहनी पड़े, आप लोग सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल